नमस्कार। द सुलेश परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रही होगी। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि हम लोग जो भी दार्शनिक राजनीतिक चिंतक हैं, विचारक हैं, उनको लेकर के बारी बारी से वन लाइनर फॉर्म में हम लोग पूरा का पूरा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग प्लेटो को लेकर के एक क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्लेटो के अंतर्गत तमाम सारी बातें जो कि आपको जाननी समझनी है, उसमें तमाम सारी बातों की आपको पहले से जानकारी है, तमाम सारी बातों की पहली बार आपको जानकारी देखने को मिलेगी। मैंने हमेशा से कहा हुआ है कि जो भी जानकारी आपको पहले से हो, उनको नोट करने की आवश्यकता न हो, लेकिन जो भी नई बातों की जानकारी हो, तो निश्चित रूप से नोट अवश्य किया करें। शुरुआत करेंगे। प्लेटो के जन्म को लेकर के पहली बात लिखी हुई है कि प्लेटो का जन्म जो हुआ वह 427 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ? एथेंस एक राज परिवार में हुआ था। भाई, प्लेटो के जन्म को लेकर के बात हो रही है कि प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस के एक राज परिवार में हुआ। प्लेटो के पिता का नाम क्या था? तो याद करना है, एरिस्टन था। क्या था? एरिस्टन। प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टन, जबकि माता की अगर बात किया जाए तो परिक्टिनी नाम था। क्या नाम था? परिक्टिनी। याद रखेगा, प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टन, माता का नाम परिक्टिनी। जब प्लेटो एक दार्शनिक बनने की स्थिति में पहुंच रहे थे, प्लेटो के गुरु सुकरात, वह जो दौर था यूनान में, एथेंस में, विशेष रूप से वह दौर सोफिस्टों का दौर था। सोफिस्ट विचारक होते थे। सोफिस्टों के संदर्भ में भी हमें निश्चित रूप से जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी सोफिस्टों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सोफिस्ट दौर में ही, यूनान के सोफिस्ट दौर में ही सुकरात और प्लेटो जैसे विचारकों का उदय होता है। तो सोफिस्टों के विषय में कुछ बातें जानकारी के संदर्भ में। सोफिस्ट यूनान के शिक्षक थे, धन लेकर के शिक्षा दिया करते थे। सोफिस्ट किस प्रकार के थे? तो भाई, मानवतावादी विचारक और व्यक्ति की समानता में विश्वास करने वाले थे। सोफिस्ट अगेन कैसे थे? तो भाई, सोफिस्टों को लेकर के बात की जा रही है कि धन लेकर के शिक्षा देते थे। दूसरा, मानवतावादी थे और व्यक्ति की समानता में विश्वास करते थे। राज्य को कृत्रिम संस्था मानते थे और उसे समझौते का परिणाम मानते थे। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं सोफिस्टों के संदर्भ में। फिर से, सोफिस्ट धन लेकर के शिक्षा देते थे, मानवतावादी होते थे, व्यक्ति की समानता में विश्वास करते थे, राज्य को कृत्रिम संस्था मानते थे, उसे समझौते का परिणाम मानते थे। न सिर्फ इतना ही, बल्कि राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानते थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोफिस्ट जो थे वह राज्य को साधन मानते थे और व्यक्ति को साध्य मानते थे। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ सोफिस्ट विचारकों के नाम भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे एक नाम यहां पे आप देख रहे हैं सोफिस्ट विचारकों में, प्रोटागोरस का नाम बहुत पॉपुलर नाम है। प्रोटागोरस, पार्मेनाइडीज का नाम, पाइथागोरस का नाम, थ्रेसिमेकस का नाम, ये सब कौन है? सोफिस्ट विचारक हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रोटागोरस का कथन यहां पे बताया गया है कि प्रोटागोरस का मानना था या कहना था कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। अर्थात ज्ञान कैसा है? तो ज्ञान निश्चित नहीं है, ज्ञान परिवर्तनशील है। क्योंकि मान ले शेखर पांडे को कोई बात ठीक लग रही है, तो जरूरी थोड़ी है कि वह बात सबको, आपको भी सही प्रतीत हो या सही लगे। इस प्रकार क्या होगा, एक ही वस्तु, एक ही घटना के संदर्भ में अलग अलग सत्य बातें, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, अर्थात कोई एक निश्चितता पे हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। यदि प्रोटागोरस सोफिस्ट विचारक जो हैं, यह मान लिया जाए इनके अनुसार कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, तो ज्ञान निश्चित, स्थायी, अपरिवर्तनशील नहीं रह जाएगा। यह बहुत बड़ी समस्या थी। तो सोफिस्टों का, विशेष रूप से प्रोटागोरस का नाम यहां पे लिखा हुआ है
कि सोफिस्ट विचारक प्रोटागोरस का कथन है कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। इस बात को खूब अच्छे से याद रखिएगा। और इसी बात का खंडन करने का कार्य किया है प्लेटो ने। अपने जो भी सारे पुस्तकें रही, जो भी उनके विचार रहे, ये बहुत प्रमुख लाइन थी। इस लाइन को याद रखना है। सोफिस्ट विचारकों में प्रोटागोरस का नाम अग्रणी है। और सोफिस्ट विचार या फिर कह ले प्रोटागोरस का यह कहना है कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ज्ञान अस्थायी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान परिवर्तनशील है। ज्ञान का मतलब सत्य। सत्य जो है वह स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, अपरिवर्तनशील नहीं है। ठीक उल्टी बातें सोफिस्ट कह रहे हैं। चले आगे बात को ले चलेंगे। सुकरात सोफिस्ट नहीं था। सुकरात प्लेटो का गुरु है। सुकरात का कथन क्या है? यहां पे एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। सुकरात का कथन है स्वयं को जानो, नो योर सेल्फ। सुकरात का कहना है स्वयं को जानो। बात को आगे ले चलेंगे। अगली बात लिखी हुई है कि सुकरात जो है वह ज्ञान के दो प्रकार बताते हैं। ज्ञान के दो प्रकार बताते हैं। सुकरात को लेकर के कुछ बातें। सुकरात ज्ञान के दो प्रकार बताते हैं। कौन कौन से? एक सापेक्ष ज्ञान और दूसरा निरपेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान और निरपेक्ष ज्ञान, कौन किसकी बात हो रही है? सुकरात की। सुकरात ज्ञान के दो प्रकार बताते हैं। सुकरात का मानना है कि सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज इज वर्च्यू। यह किसका कथन है, किसका मानना है? सुकरात का मानना है। क्लियर है बात? अगली लाइन लिखी हुई है कि सुकरात लोकतंत्र के विरोधी थे। सुकरात जो है वह लोकतंत्र के विरोधी थे, याद रखना है। आगे बात को ले चलेंगे। कुछ और बातें। सुकरात द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। यह पद्धति तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य का अन्वेषण करती है। क्लियर हुई बात? द्वंद्वात्मक पद्धति के संदर्भ में कि तर्क वितर्क के माध्यम से पक्ष विपक्ष दोनों को साधते हुए अंतिम सत्य तक पहुंचना, यही द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। आगे बात को लिखा हुआ है कि सुकरात को राजदंड के रूप में जहर का प्याला पीना पड़ा। प्लेटो का नाम अफलातून अरिस्टोक्लीज था। तो ये ऊपर हमने बात जो देखी यहां तक कि सुकरात के संदर्भ में यहां तक बात लिखी हुई थी। दो तीन महत्वपूर्ण बातें रहीं। फिर बात करेंगे अब प्लेटो को लेकर के। प्लेटो का नाम क्या? तो आमतौर पे अफलातून इन्हें कहा जाता है लोकप्रिय तौर पे। अरिस्टोक्लीज यह नाम याद रखना है, पता भी होगा। प्लेटो के संदर्भ में कि 386 ईसा पूर्व में, कब की बात है? 386 ईसा पूर्व में कहां पे? एथेंस में एकेडमी की स्थापना की। कब की बात है? कभी भी यह प्रश्न पूछा जाएगा किस वर्ष, तो भाई 386 ईसा पूर्व में एकेडमी नामक संस्था की कहां पे? एथेंस में स्थापना की। प्लेटो की एकेडमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था कि गणित के ज्ञान के बिना कोई प्रवेश का अधिकारी नहीं है। अर्थात जिसको गणित का ज्ञान हो वही सिर्फ एकेडमी नामक प्लेटो की संस्था में शामिल हो सकता था या प्रवेश पा सकता था। गणित महत्वपूर्ण मुद्दा। आगे बात को ले चलेंगे। लिखा हुआ है कि प्लेटो ने सिराक्यूज, कहां के राजा? सिराक्यूज के राजा। कहां के राजा? सिराक्यूज के राजा डियोनिसियस को दार्शनिक शासक बनाने का असफल प्रयत्न किया था। उम्मीद करूंगा, आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रारूप के माध्यम से पूरा का पूरा हम लोग न सिर्फ प्लेटो, बल्कि अब समझ में आ रही होगी बातें आपको कि प्लेटो के अलावा अरस्तु होते हुए जितने भी सारे विचारक हैं, थिंकर्स हैं, सबके संदर्भ में हम लोग सारी बातें बिल्कुल आसान तरीके से
रिवाइज करते चले जाएंगे, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो रही हैं और होने वाली हैं। पूरा का पूरा सिलेबस वन लाइनर फॉर्म में, एक बार, दो बार, तीन बार मैंने कहा हुआ है। कई बार हम लोग ऐसे इस प्रारूप के माध्यम से बहुत बड़े से सिलेबस को बहुत छोटे में समेट सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कई बार आंख के सामने से। अब ये सारी जो वीडियोस हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था, एक बार बारी बारी से रोज ऐसे ही थिंकर्स वाले पोर्शन को तैयार करते चले जाएं अपने नोट्स के माध्यम से। सारी बातें बोल बोल करके लिखाया है मैंने, तो वहां से एक बार रिवाइज कर लें, और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, काम की बातें हैं, वो सब कुछ इस वन लाइनर फॉर्मेट के माध्यम से हम लोग रिवाइज करते चले जाएं। कितना आसान हो जाएगा, सब कुछ जुबान पे बिल्कुल रहेगा। आप देखिएगा कि 2-4 दिनों के बाद ही सब कुछ बिल्कुल जुबान पे याद वाले मोड में रहेगा। चले बात को आगे ले चलेंगे। तो प्रश्न यहां पे ये बात लिखी हुई थी प्रश्न के रूप में कि प्लेटो ने कहां के राजा, सिराक्यूज के राजा, क्या नाम था, दियोनीसियस को दार्शनिक शासक बनाने का असफल प्रयत्न किया था। पूरी कहानी बताया हुआ था, आपको याद आ रहा होगा। चले अगली बात लिखी हुई है, प्लेटो के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ, तमाम सारी किताबों के नाम बताया, 2-3 जो खास हैं, द रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज। प्लेटो की दार्शनिक पद्धति कैसी थी, पद्धति की बात की जा रही है तो निगमनात्मक पद्धति। कैसी, निगमन पद्धति, निगमनात्मक याद रखना है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ का नाम रिपब्लिक रखा, लेकिन इसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित, कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित है। किताब का नाम भले ही रिपब्लिक है, लेकिन मुख्य उपादान क्या है इसका, जस्टिस से रिलेटेड है, न्याय से संबंधित है। आगे बात को लिखा हुआ है, यूनानी भाषा में रिपब्लिक का अर्थ पोलिटी है, जिसका अर्थ संविधान होता है। यूनानी भाषा में रिपब्लिक का अर्थ पोलिटी है, क्लियर है बात, जिसका अर्थ संविधान होता है। आगे बात को ले चलेंगे। प्लेटो से पूर्व प्रचलित न्याय के 3 प्रकार थे। प्लेटो से पूर्व लिखा हुआ है, प्लेटो से पूर्व प्रचलित न्याय के 3 प्रकार थे। न्याय के 3 प्रकार, प्लेटो से पूर्व मतलब परंपरावादी, उग्रवादी, व्यवहारवादी। प्लेटो की जब शुरुआत होती है एक विचारक के रूप में, उसके पहले की बात लिखी गई है कि न्याय के संदर्भ में 3 प्रकार के विचार थे। परंपरावादी न्याय का प्रतिपादक कौन, सिफाइलस, याद रहेगा। परंपरावादी न्याय का प्रतिपादक कौन, सिफाइलस। उग्रवादी न्याय का प्रतिपादक कौन, थ्रेसिमेकस। ये सब आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, आपने याद भी किया होगा। जबकि यहां तीसरा लिखा हुआ है, व्यवहारवादी न्याय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन, ग्लॉकर। क्यों भाई, तो प्लेटो के पूर्व न्याय के 3 विचार देखने को मिलते हैं, परंपरावादी, उग्रवादी, व्यवहारवादी। परंपरावादी न्याय का प्रतिपादक बताया सिफाइलस, उग्रवादी न्याय का थ्रेसिमेकस, व्यवहारवादी न्याय का प्रतिपादक कौन, ग्लॉकर। आगे बात को ले चलते हैं। लिखा हुआ है कि यह जो सिफाइलस है, परंपरावादी न्याय वाले, अपने भाषण और कार्यों में सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋणों को चुकाना ही न्याय है। इन्होंने न्याय को कैसे परिभाषित किया, महत्वपूर्ण लाइन है। सीधे सीधे यह लाइन पेपर में पूछा जाएगा और निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सिफाइलस का कहना है कि अपने भाषण और कार्यों में सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्य के प्रति अपने ऋणों को चुकाना ही न्याय है। न्याय को इन्होंने ऐसे परिभाषित किया। आगे बात को ले चलते हैं। पोलीमार्कस के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। कितनी महत्वपूर्ण बातें न्याय के संदर्भ में कही जा रही हैं। पोलीमार्कस
के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। न्याय एक कला है, पोलीमार्कस का ही कहना, जो मित्रों का हित और शत्रुओं का हित करती है। पोलीमार्कस। थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है और शक्ति ही न्याय है। थ्रेसिमेकस कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है और शक्ति ही न्याय है। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखना है। जबकि ग्लॉकन के अनुसार न्याय भय की संतान है तथा दुर्बलों की आवश्यकता है। तो ये अलग अलग विद्वानों विचारकों के द्वारा जो कुछ न्याय को परिभाषित किया जा रहा है वह आपकी जिम्मेदारी है ध्यान में रखने की। ग्लॉकन के अनुसार न्याय भय की संतान है तथा दुर्बलों की आवश्यकता है। प्रश्न पूछा भी गया है, याद होगा आपको। आगे लिखा हुआ है, प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। न जाने कितनी बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। प्लेटो का कहना है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। राज्य बड़ा है व्यक्ति से, व्यक्ति का वृहद रूप है राज्य। आगे, प्लेटो मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व मानता है। कौन कौन से? क्षुधा, साहस और विवेक। मनुष्य की आत्मा के आधार पर प्लेटो ने राज्य में तीन वर्ग कौन कौन से? उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग बताए हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है, आपको याद भी होगा। फिर से इस बात को देखते हैं कि प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व के अस्तित्व की बात की है। क्षुधा मतलब इच्छा, साहस और विवेक। दूसरी बात कि मनुष्य की आत्मा के आधार पर, किसके आधार पर? मनुष्य की आत्मा के आधार पर। मनुष्य की आत्मा में 3 प्रकार के तत्व, और इन्हीं 3 प्रकार के जो मनुष्य की आत्मा में ये तत्व पाए जा रहे हैं, उन्हीं के आधार पर प्लेटो ने राज्य में 3 प्रकार के तत्व मनुष्य की आत्मा में, और उन्हीं के आधार पे राज्य में, समाज में 3 वर्ग, उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग। उत्पादक, सैनिक और शासक। प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य के, प्लेटो के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग शामिल नहीं है? याद रखना है, उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग। ये 3 शामिल है वहां पे। आगे बात को ले चलेंगे। लिखा हुआ है कि प्लेटो के अनुसार जब मनुष्य की आत्मा के तीनों तत्व, मनुष्य की आत्मा के तीनों तत्व, क्षुधा, साहस और विवेक, क्लियर है बात? तीनों तत्व अपने निर्धारित कार्यों को करते हैं, और इस क्रम में जब क्षुधा पर साहस और विवेक का नियंत्रण हो तथा साहस विवेक के निर्देशन में कार्य करे, तो व्यक्ति के लिए यही न्याय है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, फिर से रिपीट किया जाए। प्लेटो के अनुसार जब मनुष्य की आत्मा के तीनों तत्व अपने निर्धारित कार्यों को करते हैं, और इस क्रम में जब क्षुधा पर साहस और विवेक का नियंत्रण हो तथा साहस विवेक के निर्देशन में कार्य करे, तो व्यक्ति के लिए यही न्याय है। व्यक्ति के संदर्भ में इन्होंने बात बता दिया। व्यक्ति की आत्मा 3 तत्व बताया, और जो 3 तत्व बताया उसमें इन्होंने कहा कि क्षुधा और साहस, ये जो शुरुआती 2 हैं, और तीसरा विवेक। इन्होंने कहा कि जब क्षुधा, इच्छा पर साहस और विवेक का नियंत्रण हो, अर्थात साहस और विवेक को बड़ा बताया है क्षुधा की तुलना में। फिर क्या कह रहा है? साहस जब विवेक के निर्देशन में कार्य करे, साहस विवेक के निर्देशन में, तो अर्थात मनुष्य की आत्मा में, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य की आत्मा
में जो 3 तत्व बताए हैं प्लेटो ने, उनमें सर्वोपरि स्थान किसे दिया है? तो बात स्पष्ट हो चुकी है, सर्वोपरि स्थान विवेक को दिया गया है। क्यों भाई? चलें, दूसरी ओर ये मनुष्य की आत्मा के संदर्भ में बात हो रही है और दूसरी ओर प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। भाई, व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व निकाला, उसी आधार पर राज्य में 3 वर्गों के बात की। बात को आगे बढ़ाते हैं। प्लेटो के अनुसार जब समाज के तीनों वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें और इस क्रम में शासक वर्ग की सर्वोच्चता अन्य वर्गों पर बनी रहे, तो यह सामाजिक न्याय है। अगली बात, प्लेटो अपने न्याय को सामाजिक न्याय कहता है। हालांकि हम उसे नैतिक न्याय मान सकते हैं, अर्थात दोनों में अंतर संबंध देखने को मिलता है, बहुत स्पष्ट रूप से उसे अलग नहीं किया जा सकता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखना है, महत्वपूर्ण बात। प्लेटो का न्याय सिद्धांत अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का न्याय कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का न्याय सामंजस्य के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का न्याय व्यक्तिवाद विरोधी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति समष्टि का एक अंग है। ठीक है, अब ये जो भी सारी बातें यहां पे तथ्यात्मक थी, वह आपको याद करना पड़ेगा। आगे बात को बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है, बार्कर के अनुसार प्लेटो का न्याय न होकर मनुष्यों को अपने कर्तव्यों के प्रति सीमित रखने की भावना है। अब सीधे सीधे यह एक लाइन पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि प्लेटो का न्याय न होकर मनुष्यों को अपने कर्तव्यों के प्रति सीमित रखने की भावना है। क्लियर है? चलें, लिखा हुआ है अगेन, बार्कर के अनुसार न्याय रिपब्लिक की आधारशिला है और रिपब्लिक न्याय का संस्थागत रूप है। प्रश्न पूछा भी गया है। बार्कर के ऊपर के ये दोनों कथन जो हैं, यह पूछे हुए हैं पहले। इसके बाद कार्ल पॉपर, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। प्लेटो विशेषाधिकारों को न्यायपूर्ण कहकर बताता है, जबकि विशेषाधिकारों के अभाव को ही हम न्याय कहते हैं। ठीक है, कार्ल पॉपर के संदर्भ में यह बात निकल करके आ रही है कि प्लेटो विशेषाधिकारों को न्यायपूर्ण कहता है, जबकि विशेषाधिकारों के अभाव को ही हम न्याय कहते हैं। किसी को भी विशेषाधिकार न हो, सारे लोग समान हो, यही न्याय है। इस प्रकार की बात कार्ल पॉपर के द्वारा कही जा रही है। जोड ने प्लेटो के दर्शन को फांसीवाद से प्रेरित सर्वाधिकारवादी राज्य का दर्शन कहा है। इसने जोड ने प्लेटो के दर्शन को फांसीवाद से प्रेरित सर्वाधिकारवादी राज्य का दर्शन माना है। इसी प्रकार क्रॉममैन ने प्लेटो के दर्शन को उदारवादी मान्यताओं पर इतिहास का सबसे क्रूर आक्रमण घोषित किया है। किसकी बात हो रही है? क्रॉममैन की बात हो रही है। प्लेटो के दर्शन को उदारवादी मान्यताओं पर इतिहास का सबसे क्रूर आक्रमण घोषित किया है। इसी प्रकार कार्ल पॉपर ने प्लेटो को सर्वाधिकारवादी घोषित किया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए 2 साधनों का प्रयोग किया, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। ये ऊपर की जितनी भी बातें थीं, सब बहुत काम की बातें हैं।
चाहे वह बारकर के संदर्भ में बात हो, चाहे कार्ल पॉपर के संदर्भ में बात हो, चाहे जोड की बात हम लोग करें, क्रॉममैन की बात कर लें, या फिर लास्ट जो लाइन लिखा हुआ था, कार्ल पॉपर प्लेटो को सर्वाधिकारवादी घोषित करता है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लाइन्स हैं ये सारी की सारी, और आपकी जिम्मेदारी है याद रखने की। अब आगे जो कुछ वन लाइनर फॉर्म में ये बातें दी गई हैं, उसमें शिक्षा को लेकर के कुछ बातें, साम्यवाद के संदर्भ में कुछ बातें, लेकिन इसे हम लोग टुकड़े टुकड़े में करते हैं। बात समझें, ये जो भी अभी इतने देर में हमने तमाम सारे ये ऊपर के तथ्य देखे हैं, आप से कहूंगा कि आप पहले इनको आज तैयार करें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन जो भी हम लोग काम करें बिल्कुल जुबान पे रहें। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सरस्वती हमेशा जिह्वा पे होनी चाहिए, अर्थात ज्ञान जो है वह हमेशा आपके साथ होना चाहिए, मस्तिष्क में होना चाहिए, अर्थात जिह्वा पर होनी चाहिए। तो पहले इतनी सारी चीजों को आज बिल्कुल जुबान से याद कर जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी ही हम लोग प्रश्नोत्तर भी इस पे करने जा रहे हैं। हम लोग इस पे प्रश्नोत्तर भी करते चले जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग माध्यम से आपको ये सारा कुछ तैयार कराने का प्लान है। ठीक है, तो बस जितना जितना रोज उपलब्ध कराया जाए उसको बहुत अच्छे से तैयार करें, याद करने पर फोकस करें। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ कल इस क्लास को, प्लेटो के दूसरी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और प्लेटो कल कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आज और कल में निश्चित रूप से आप प्लेटो को तैयार करें। मिलते हैं कल, फिर यहां से आगे बात को ले चलेंगे, शिक्षा और साम्यवाद और कुछ अन्य बातें भी होंगी। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।